नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 7वें यूनिट पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस यूनिट में आपको पर्यावरण और विज्ञान पर आधारित टॉपिक दिए गए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है। 3 लेक्चर हम इस यूनिट के कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरणीय कारक को समझा है, पर्यावरणीय प्रदूषण की स्थिति को देखा है और उसके संरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा की है। जब हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण पर बात की थी तो उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए उस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर बात की, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई संस्थाओं पर हम लोगों ने बात की, संगठनों पर बात की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न संगठन हमें देखने को मिलते हैं, उन पर भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पर्यावरण को संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए विभिन्न सम्मेलन, अभिसमय, प्रोटोकॉल पर भी चर्चा की थी दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन सब के बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले इसके बाद के टॉपिक पर। यह टॉपिक है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के इस टॉपिक पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किन किन चीजों को यहां देखने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आप एक सामान्य शब्द यूज कर सकते हैं, परितंत्र भी कह सकते हैं। और इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या है, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया उसने इस शब्द का प्रयोग। इसके अलावा इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, तो वो हम इसके अर्थ में समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि परितंत्र जो है इसके घटक कौन कौन से हैं। यहां हम इसके दोस्तों जैविक घटक पर भी चर्चा करेंगे, बायोटिक, और इसके अजैविक घटकों पर भी चर्चा करेंगे, एबायोटिक। क्लियर है। और जैविक घटकों को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करके देखेंगे, अजैविक घटकों को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करके देखेंगे। इनको देखने के बाद फिर हम यहां चर्चा करेंगे कि परितंत्र जो है इसके प्रकार क्या है, इसके प्रकारों को देखेंगे। और इसके प्रकारों में हम प्राकृतिक परितंत्र पे भी चर्चा करेंगे और हम दोस्तों कृत्रिम परितंत्र पे भी चर्चा करेंगे जो मानव के द्वारा डेवलप किया गया है। जब प्राकृतिक परितंत्र पे चर्चा होगी तो जल क्षेत्र के परितंत्र और स्थल क्षेत्र के परितंत्र पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इन सब के साथ हम लोग परितंत्र में परितंत्र के कार्य क्या है, परितंत्र के विशेषताएं हम लोग देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या हैं, उन पर भी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। और इन सभी चीजों पर डिस्कशन के बाद अंत में विशेष बिंदु देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कशन करके हम लोग खत्म कर देंगे, जिससे कि बाद में एग्जाम में आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की छूटने की संभावना नहीं रहेगी। एक लेक्चर एक बार में सुन लेना है, देख लेना है, लिख लेना है और टेंशन फ्री। अब आप यूपीएससी का एग्जाम दे दीजिए, पीएससी का एग्जाम दे दीजिए, एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, या फिर आप रेलवे का एग्जाम ही क्यों ना दे दें, एमपी में व्यापम का एग्जाम दे दीजिए, एमपीएसआई कांस्टेबल, वहां भी आपको ये टॉपिक यूजफुल है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां तक कि अगर आप दूसरे राज्यों की पीएससी भी देते हैं, जैसे बिहार पीएससी, हरियाणा पीएससी, यूपी पीएससी या फिर महाराष्ट्र पीएससी, तो वहां भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। मतलब यह है कि एक लेक्चर से हम लोग समस्त परीक्षाओं को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक के संदर्भ में। कोई भी परीक्षा दीजिए तो वहां आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रही बात यह कि आप लोगों में से ऐसे लोग जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और उनको भी इसका लाभ प्राप्त, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन तो सभी का होना चाहिए, किसी का पहले किसी का बाद में, सिलेक्शन बहुत जरूरी है आज के समय में खासकर, तो तैयारी भी आपकी बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, पारिस्थितिकी क्या है। दोस्तों पहले तो पारिस्थितिकी का आशय समझना जरूरी है। तो पारिस्थितिकी क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें किस बात का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, तो आपको इस पूरे सिस्टम में, पर्यावरण में
पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं ये आपस में भी एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जिस एनवायरमेंट में ये रहते हैं उससे भी ये प्रभावित हो रहे हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो इनके बीच में जो आपसी संबंध होता है उस संबंध के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। क्लियर? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने यह शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। क्लियर? और ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसमें ओइकोस और लोगस दो शब्द हैं। ओइकोस का अर्थ है घर और लोगस का अर्थ है अध्ययन। ऐसा घर, ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, आपसी क्रियाओं का संपन्न करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उस घर से प्रभावित होते हैं, उस घर को प्रभावित करते हैं, उस पूरी व्यवस्था का अध्ययन जो है वो आप पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखते हो। तो ये पारिस्थितिकी का हम लोगों ने अर्थ देखा है, पारिस्थितिकी की व्यवस्था को देखा है कि ये है क्या, बराबर है। अब पारिस्थितिकी से ही जुड़ा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम परितंत्र कहते हैं शॉर्ट में, बराबर है कि नहीं है। अब यहां समझिए कि जब अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकी क्षेत्र मिल जाएंगे, इन सबको मिलाकर बन जाता है एक सिस्टम, एक तंत्र। इसलिए इसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर जानते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो शब्द सबसे पहले एजी टांसले ने प्रयोग किया था 1935 में शब्द प्रयोग किया। इसमें जीव और पर्यावरण जो है इनके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें इसके पारिस्थितिकी विज्ञान जो है उसकी भी हम एक शाखा देखते हैं, जिसमें हम ओडम को इसके जनक के तौर पर देखते हैं, बराबर है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है जहां आपको कई प्रकार के घटक देखने को मिलते हैं। कुछ घटक जैविक होते हैं, कुछ घटक अजैविक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के बाद इसके घटक की बात करेंगे। जब इसके घटकों को देखेंगे तो एक तरफ इसके होते हैं जैविक घटक और एक तरफ इसके होते हैं दोस्तों अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक वो हैं जो जीवित हैं, जिसमें आपको प्राण देखने को मिलेंगे, और अजैविक घटक वो है जिसमें आपको निर्जीव, जिसमें प्राण देखने को नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी में देखें बायोटिक और एबायोटिक इसे कहा जाता है। जब हम जैविक घटकों की बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरा हम लोग लिखते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता। और तीसरा हम इसमें लिखते हैं अपघटक अर्थात डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इसमें शामिल किए जाते हैं। जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो इसमें हम लोग प्राथमिक की बात करते हैं, द्वितीयक की बात करते हैं और तृतीयक की बात करते हैं। क्लियर हो गया? साधारण तौर पर ऐसा समझें तो इसमें हम लोग एक बात करते हैं शाकाहारी की, दूसरा हम बात करते हैं मांसाहारी की और तीसरा हम बात करते हैं सर्वाहारी। क्लियर हो गया? तो ये हमें उपभोक्ता दिखाई पड़ते हैं। वहीं उत्पादक की हम लोग बात करें तो उत्पादक होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं, जो पादप समूह है, वो आप किस में लेते हैं? उत्पादक के तौर पर शामिल करते हैं। जब हम उत्पादक की बात कर रहे हैं तो हरे पौधे वो हैं जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इन्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन निर्माण की क्रिया करेंगे। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है उसको परिवर्तित कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में, और उसके बाद फिर उसको शाकाहारी पौधे खाएंगे। जब शाकाहारी जानवर इन पौधों को खाएंगे तो ये पौधों की एनर्जी किस में चली गई? शाकाहारी में चली गई। शाकाहारी को मांसाहारी ने खा लिया तो मांसाहारी के अंदर इनकी एनर्जी चली गई। और इन दोनों को खाने वाला सर्वाहारी होता है, जो शाकाहारी को भी खा लेता है और मांसाहारी को भी खा लेता है, जैसे मानव। तो इन दोनों की एनर्जी इसमें चली गई। इस प्रकार से ये एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है दोस्तों। तो ये जो व्यवस्था है, ये जैविक घटक हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं परितंत्र के। ये ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक।
और जब हम अपघटक की बात करेंगे तो कोई भी पौधा हो या कोई जंतु हो, अगर वो मर गया तो उसका जो बॉडी है उसका डिकम्पोजिंग करने का काम कौन करेंगे? अपघटक करते हैं। जैसे चींटी, गिद्ध, ऐसे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसमें ले सकते हैं, वो सभी इन अवशिष्ट जो धरती पर होते हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त करते हैं और पूरी तरीके से उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये अपघटक होते हैं। तो 3 प्रकार की व्यवस्था आपको दिखी। और अपघटक जो होते हैं इनको प्रकृति का मेहतर कहते हैं, प्रकृति का मेहतर कह सकते हैं इनके कार्य के कारण, या फिर इनको सफाई कर्मी कहा जाता है पृथ्वी का। सोचकर देखिए जरा, अगर इस धरती पर मरने वाले जीवों का डिकम्पोजिंग ना हो, अपघटन का कार्य ना हो, तो इस दुनिया में कितने सारे जीवों की बॉडी पड़ी मिलेगी आपको मरने के बाद। और अगर वो बॉडी पड़ी मिलेगी तो जहां देखो वहां मृत शरीर दिखते रहेंगे। तो ऐसे में अपघटन करता क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती है उनको डिकम्पोजिंग करते हैं और उनको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर देते हैं, प्रकृति में मिला देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो सफाई कर्मी की प्रक्रिया होती है। इसलिए अपघटक जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इन्हें हम प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अपघटक जो होते हैं इनकी क्रिया जो होती है वो एक चीज पर निर्भर करती है। इनकी क्रिया किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, इस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले, बराबर है, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या देखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो होंगे वो दिखाई पड़ेंगे यहां। और जो अपघटक होते हैं इनकी क्रिया जो होगी वो टेम्परेचर निर्भर होगी, उपभोक्ता भी पूरी तरीके से तापमान, जलवायु, दूसरी चीजों पर निर्भर करेंगे, उत्पादक भी निर्भर करेंगे, वो हम सब यहां देखने वाले। ये जैविक कारक हो गए। अब अजैविक कारकों की बात करें तो अजैविक कारकों को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। अजैविक कारकों को नंबर 1 हम कह सकते हैं कि ये ऐसे होंगे जो कार्बनिक होंगे, दूसरे जो अकार्बनिक होते हैं, और तीसरा हम यहां देखें तो भौतिक होते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक चीजों में हम इसको बांट सकते हैं। जब हम यहां अकार्बनिक की बात कर रहे हैं तो यहां हम जल ले सकते हैं, लवण ले सकते हैं, और यहां हम ले सकते हैं गैसें। गैसों में हम बात करें तो यहां पर हम ऑक्सीजन का उदाहरण ले सकते हैं, यहां हम CO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां हम सल्फर जैसी कई सारी चीजों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हम लोग गैसीय तौर पर हम इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहीं अगर हम कार्बनिक की बात करें तो इसमें यूरिया आ जाएगा, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा यहां पर आप ले सकते हैं प्रोटीन, इसमें आप ह्यूमस ले सकते हैं। ये सब के सब क्या हो गए? कार्बनिक घटक हो गए। तो नेक्स्ट देखें भौतिक क्या है, तो भौतिक में आप लेंगे तापमान, यहां पर आप बात करेंगे मृदा, यहां आप बात करेंगे प्रकाश की, यहां आप देखेंगे नमी की या आर्द्रता की, यहीं पर आप देखने वाले हैं दोस्तों ढलान की कि किस प्रकार की बोल सकते हैं कि ढलान के बाद ऊंचाई नीचाई की स्थिति क्या है। तो ये सभी के सभी जो घटक होंगे ये सब क्या होंगे? भौतिक घटक होंगे। तो मिट्टी, तापमान, प्रकाश, नमी, ढलान, ये सब के सब भौतिक घटक होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि परितंत्र के घटक कितने हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में जीवित चीजों को शामिल करते हैं, अजैविक में निर्जीव चीजों को शामिल करेंगे। इंग्लिश में बायोटिक और एबायोटिक इसको कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 जैविक हैं। उत्पादक के अंतर्गत प्राथमिक चीजों को लिया जाता है, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा को बदलने का काम करते हैं। उत्पादक के बाद आते उपभोक्ता, 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और अपघटक जो इनके शरीर को पूरी तरीके से खत्म करने का काम करते हैं। कार्बनिक जो कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की कोई मात्रा नहीं, गैसेस इसमें शामिल होती हैं, और भौतिक में आपको तापमान, मृदा, नमी आदि चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा परितंत्र के घटक तैयार होते हैं। अब यहां से एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का कार्बनिक घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का अकार्बनिक घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का भौतिक घटक होता है। वैसे पूछेगा कि परितंत्र के जैविक घटकों में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहां से देखने को मिल सकते हैं, बराबर है कि नहीं है। अब यहां देखिए, जब आप इन घटकों में तापमान की बात करेंगे, मृदा की बात करेंगे, नमी की बात करेंगे, सीधे सीधे ये परितंत्र के निर्धारक और प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर किसी क्षेत्र में तापमान ज्यादा है
और वहां अगर हम वर्षा की स्थिति देखें, वहां वनों की स्थिति देखें, तो वहां के परितंत्र में आपको जीवों की संख्या और व्यवस्था संपन्न दिखाई पड़ेगी। कहीं तापमान कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां का परितंत्र आपको अलग देखने को मिलेगा। कहीं की मिट्टी अगर उपजाऊ है तो वहां का परितंत्र आपको विकसित देखने को मिलेगा, और कहीं की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, बंजर है, तो वहां आपको परितंत्रिक व्यवस्था बहुत ही बेकार देखने को मिलेगी। तो अलग अलग प्रकार के परितंत्र के घटक हैं जो हम लोगों को प्रभावित करते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, परितंत्र के कार्य क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो परितंत्र का एक इंपॉर्टेंट कारक है। देखिए, परितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, और इस जीव में हम लोगों ने सभी प्रकार की चीजें देखी है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जैसी चीज सारी। तो इसमें क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला जो है उसमें ऊर्जा के प्रभाव में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने के बाद हरे पौधे भोजन बनाएंगे, तो उनके पास वो भोजन संरक्षित है ऊर्जा के रूप में। वो भोजन जो होगा वो शाकाहारी खा लेंगे, तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो शाकाहारी में चला गया पौधों से, उस शाकाहारी को एक मांसाहारी ने खा लिया, तो शाकाहारी से मांसाहारी में ऊर्जा का ट्रांसफर हो गया, और मांसाहारी या शाकाहारी को सर्वाहारी ने खा लिया तो ऊर्जा का ट्रांसफर उसमें हो गया। तो परितंत्र के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जितना बेहतर परितंत्र होगा उतना बेहतर खाद्य श्रृंखला होगी। मतलब पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो खाद्य श्रृंखला का आधार है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पोषक तत्वों का चक्रण करने में परितंत्र का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। किसी भी परितंत्र जो है उसमें जो पोषक तत्व वो चक्रित होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश आया, इसके माध्यम से खाना बनाया किसने, हरे पौधों ने। हरे पौधे जो रहे उसको खाया किसने, शाकाहारी ने। शाकाहारी से गया किसमें, मांसाहारी में। अब मान लीजिए कि ये दोनों खत्म हुए तो इनको क्या किया, अपघटन का काम किया, डिकम्पोजिंग का काम हुआ, तो नीचे क्या है, मृदा है। इनके जो भी तत्व होंगे अपघटन के माध्यम से किसमें मिल जाएंगे, मृदा में, और मृदा में फिर से सूर्य के प्रकाश के उसमें क्या उग जाएंगे, पौधे उग जाएंगे। तो जो पोषक तत्व यहाँ से खत्म होते गए थे वो मिट्टी में मिले, और वही पोषक तत्व वापस पौधों ने यूज कर लिया। तो ऐसे वो पोषक तत्वों का क्या होने लगता है, चक्रण हमें देखने को मिलता है किसी भी परितंत्र में। तो इस प्रकार से परितंत्र जो होता है वो पोषक तत्वों का चक्रण का काम करता है। पारिस्थितिक अनुकरण या पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जो होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। जितना बेहतर आपका पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों और आदि चीजें देखने को मिलेगी संतुलन, उतना आपका परितंत्र विकसित होगा। पुनर्भरण नियंत्रण की प्रणाली जो होती है वो परितंत्र के अंतर्गत होती है, क्योंकि सभी जीव यही पनपेंगे और सभी जीव यही खत्म होंगे। तो ऐसे में यहाँ आपको समस्थापन और पुनर्भरण जैसे नियंत्रण प्रणालियां भी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये परितंत्र के क्या रहे, प्रमुख कार्य रहे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखिए परितंत्र की विशेषता क्या है। तो मैंने बताया कि परितंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक एक साथ दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है। और इन घटकों में ऊर्जा के द्वारा अंतराकर्षण होता है। शाकाहारी जो रहेगा वो पेड़ पौधों को खाएगा, सब्जी खाएगा, ये एक आकर्षण है उसके लिए, और वो ऊर्जा के लिए आकर्षण कर रहा है। मांसाहारी शाकाहारी को खाएगा, है ना, वैसे सर्वाहारी इन दोनों को खाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा की उसको जरूरत है। ऊर्जा का एक रेखीय प्रवाह होता है, पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है। देखिए कि स्थल, जल और वायुमंडल में पोषक तत्वों का आपको चक्रीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक रेखीय होगा। अगर घास है तो ये हो गया उत्पादक, प्रकाश संश्लेषण करने वाली व्यवस्था। इसको किसने खाया, बकरी, तो बकरी में इसकी ऊर्जा गई, कहीं और नहीं गई, सीधे घास से बकरी में, एक सीधे में। बकरी को किसने खा दिया, शेर ने खा लिया। तो देखिए इसकी ऊर्जा इसमें, इसकी ऊर्जा इसमें, ये एक रेखीय ऊर्जा का प्रवाह होता है जो परितंत्र में ही हमें देखने को मिलता है। स्वतः नियंत्रण प्रणाली है। परितंत्र यदि खराब भी हो रहा होगा तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहां हमें देखने को मिलेगी जिसकी वजह से वो स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। उत्पादकता की निर्भरता दो कारकों पर है। क्या? एक तो सौरिक विकिरण और दूसरा होता है प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पादन की मात्रा, कि सौरिक विकिरण कितना आ रहा है। मतलब कि देखिए जो हरे पौधे होंगे वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, तो जितना ज्यादा सौरिक विकिरण आएगा उस हिसाब से हरे पौधे अपना उत्पादन, खाना बनाने का काम करेंगे, और उसके अलावा उनका जो खाना होगा वो दूसरे जीवों में ट्रांसफर होगा। तो इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है परितंत्र की व्यवस्था। अनुक्रमिक विकास का परिणाम है, मतलब ये एकदम से नहीं है, ये अनुक्रमिक है। पहले आपको हरे पौधे देखने को मिले, फिर आपको शाकाहारी जीव देखने को मिले, फिर आपको मांसाहारी जीव देखने को मिले, तो ये धीरे धीरे करके क्रमिक रूप से आपको व्यवस्था देखने को मिलती है।
इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि परितंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि परितंत्र हम लोगों को दो प्रकार का दिखाई पड़ता है। एक परितंत्र है कृत्रिम आर्टिफिशियल, दूसरा होता है प्राकृतिक या नेचुरल। जब हम कृत्रिम परितंत्र की बात करेंगे तो ये वो परितंत्र की व्यवस्था जिसका विकास मानव ने किया है, मानव द्वारा इसका विकास हुआ है। इसमें आप किचन ले सकते हैं, गार्डन ले सकते हैं, खेत ले सकते हैं, जीन पूल, इस प्रकार की चीजें ले सकते हैं। ये सब मानव के द्वारा निर्मित परितंत्र होता है अपने लाभ की दृष्टि से। प्राकृतिक परितंत्र की बात करें तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये व्यवस्था आपको स्थल पर दिखेगी और दूसरा जल पर दिखेगी। तो एक हो गया जलीय परितंत्र और एक हो गया स्थलीय परितंत्र। जब हम स्थलीय परितंत्र की बात करेंगे तो यहां हम लोगों को दिखेगा कि वन परितंत्र होता है, इसमें एक दूसरा होता है घास भूमि परितंत्र होता है, तीसरा हमें मरुस्थल परितंत्र देखने को मिलता है और चौथा हम लोगों को टैगा परितंत्र देखने को मिलता है। वैसे जलीय परितंत्र की जब हम बात करेंगे तो इसको फिर हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है मीठे जल का परितंत्र और एक होता है खारे जल का परितंत्र, और इसको भी आप और अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, स्थायी जल का परितंत्र और बहते हुए जल का परितंत्र। तो ये परितंत्र के अलग अलग प्रकार हैं। अब हम एक एक करके इन परितंत्रों पर डिस्कशन करते हैं डिटेल में, ताकि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और यहां से एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो छूटे ना। ये सारे के सारे सिनॉप्सिस टाइप जो मैं बना रहा हूं अपनी कॉपी में बनाते जाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ सुन रहे हैं, सुनने में ही खो गए, है ना। और एक ऐसा होता है कि लेक्चर सुनते सुनते सो ही गए। ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, वरना आपकी किस्मत सो जाएगी, आगे आपको दिक्कतें आएंगी। वन परितंत्र की बात करेंगे तो वन क्या है? धरातल का वह क्षेत्र जो वृक्षों से आच्छादित होता है, उस प्रदेश को हम वन के तौर पर जानते हैं, और इसके द्वारा जो एक परितंत्र की स्थापना की जाती है उसे हम वन परितंत्र कहते हैं। इस वन परितंत्र को दोस्तों हम एक बोल सकते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय हो सकता है, दूसरे हम की बात करें तो ये उपोष्णकटिबंधीय हो सकता है, तीसरा इसमें हम देखें तो ये शीतोष्णकटिबंधीय हो सकता है, और चौथा हम इसमें देखें तो ये शीतकटिबंधीय हो सकता है। ये चार हम अलग अलग भागों में वन तंत्र को बांट सकते हैं। ये शीत वाला जो होगा इसे हम टैगा कह सकते हैं या टुंड्रा प्रदेश। ये ठंडे प्रदेशों के वन होते हैं। अब हम उष्णकटिबंध की बात करें तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आपने अक्षांशीय आधार पर सूर्य के तापमान को देखते हुए क्या कहां गर्मी ज्यादा है कहां गर्मी कम है, किस प्रकार से सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, इस आधार पर हम लोगों ने इसको अलग अलग भागों में बांटा, अलग अलग कटिबंध में बांटा। जैसे 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री जाते हैं साउथ में और नॉर्थ में, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 को हम कहते हैं मकर रेखा। ये कर्क रेखा से मकर रेखा का जो इलाका होता है, यहाँ साल भर सूर्य की किरणें तेज पड़ती है, इसलिए इस इलाके को हम बोलते हैं कौन सा? उष्णकटिबंधीय इलाका कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके नीचे चले जाएं 45 डिग्री और यहां चले जाएं 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री में ऐसा होता है कि साल के एक समय सूर्य की किरणें थोड़ी सी कम पड़ती हैं, तो यहां उष्णकटिबंध की तुलना में थोड़ी सी कम गर्मी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उपोष्ण। इसको भी बोलेंगे उपोष्ण, ठीक है। इसके और ऊपर चले जाएं हम यहां पर, तो ये हो जाता है आपका 66 डिग्री का जोन। ये 66 डिग्री के जोन में सूर्य की किरणें और तिरछी और कम पड़ेंगी, जिसके कारण तापमान और कम हो जाता है। ना तो पूरी तरीके से शीत होता है ना पूरी तरीके से उष्ण होता है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण। तो ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंध, बराबर है। और इसके ऊपर चले जाए 90 डिग्री तक, यहां नीचे आ जाए 90 डिग्री तक, तो ये वाला जो जोन है इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। तो एग्जाम में पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। उपोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 45 डिग्री दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध होता है। 45 से लेकर 46 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66 डिग्री से 90 डिग्री का जो इलाका है दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध होता है। ये शीत कटिबंध वो इलाका है जहां पर सूर्य का तापमान बहुत कम पहुंचता है। इनफैक्ट ये वो जोन है जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है।
लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत हम लोगों को दोनों क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो यहाँ चूंकि सूर्य का तापमान बहुत कम पहुंचता है, तो यहाँ पर हम लोगों को वनस्पति प्रायः नहीं दिखती। क्लियर है? तो इस प्रदेशों में आपको प्रायः एल्पाइन या टेगा टाइप की वनस्पति मिलती है, वो भी नाम मात्र की वनस्पति होती है। बराबर है? जीव भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं, तो यहाँ का परितंत्र जो होता है वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, शीत कटिबंधीय प्रदेश का, ठंडे प्रदेशों का परितंत्र ज्यादा विकसित नहीं होता, क्योंकि वहां पर सूर्य के प्रकाश की कमी होती है, ना वहां पर उत्पादक हो सकते हैं, ना वहां पर उपभोक्ता कम होते हैं, और ना वहां पर अपघटककर्ता ज्यादा होते हैं। क्योंकि अपघटनकर्ता जो होते हैं, इनके बारे में समझ लीजिएगा कि जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, इनकी जो क्रिया है वो क्रिया निर्भर करती है पूरी तरीके से टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे हम वर्तमान समय में बात करें कि मई की गर्मी पड़ रही है, नौतपा आने वाला है, तो मई की गर्मी में तापमान इतना ज्यादा होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, इनकी काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये धड़ाधड़ अपनी फोटोकॉपी कर लेते हैं और काम बहुत तेजी से करते हैं, संख्या बढ़ाकर, तो किसी भी चीज को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जनरली जिन घरों में फ्रिज या बाकी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती, सुबह सब्जी बनाते हैं, दोपहर के 2 बजे तक 12 बजे तक सब्जी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि ये बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, फ्रिज में कोई सामान रख दे ठंडे में, तो वो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन भरी गर्मी में दिखाई पड़ सकता है। इसका मतलब है कि ठंड की स्थिति में डिकम्पोजर का काम करने की शक्ति जो होती है वो कम होती है, कम होते हैं, ये अपने फोटोकॉपी नहीं कर पाते। वहीं अगर गर्मी में देखे तो जल्दी अपने रूप तैयार करके फटाफट काम पे लग जाते हैं। वैसे अगर किसी जानवर की डेड बॉडी कहीं पड़ी होगी तो वो गर्मी के प्रदेश में जल्दी से सड़ने गलने लगेगी और डिकम्पोज होने लगेगी, और सर्दी के समय में देखें तो वो देर से होती है। तो यहाँ जो शीत कटिबंध है, यहाँ पर टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा कम है, इस चक्कर में यहाँ पर अपघटनकर्ता भी लगभग निष्क्रिय से होते हैं, बहुत धीमे काम करते हैं। और दूसरी बात है कि पेड़ पौधे यहाँ पर पनप नहीं पाते हैं बेहतर तरीके से। तो ऐसे में यहाँ का परितंत्र जो होता है वो बहुत ही वीक होता है, प्रायः पौधे और बाकी चीजों की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध का जो इलाका होता है, इसमें इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा तापमान है, तो यहाँ आपको अल्प विकसित ही सही लेकिन थोड़ा सा बेहतर चीजें दिखाई पड़ती है। छोटे छोटे से वृक्ष और बाकी सब चीजें दिखाई पड़ेगी, छोटी हाइट के पतली बोल सकते हैं या फिर मुलायम लकड़ी के वृक्ष जो होते हैं वो हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कमजोरी ही होते हैं प्रायः। उसके ऊपर जाए उपोष्ण कटिबंध में थोड़ा सा पोषण स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर धूप बढ़ जाती है, थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो थोड़े से बड़े विकसित मोटे होने लगते हैं। और उष्ण कटिबंध इलाके में बात करें तो यहाँ के जो परितंत्र होते हैं वो सबसे ज्यादा विकसित परितंत्र के तौर पर देखे जाते हैं। चूंकि यहाँ वृक्ष की स्थिति अच्छी होती है, यहाँ घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे वृक्ष देखने को मिलते हैं, मोटी लकड़ी वाले और चौड़े चौड़े पत्ती के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन परितंत्र जो होता है वो संपन्न होता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो जो भूमध्य रेखा है, इसके आसपास का जो इलाका है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है, इक्वेटोरियल जोन होता है, यहाँ पर आपको भूमध्य रेखीय वर्षावन देखने को मिलते हैं, जहां पर 180 फीट तक वृक्षों की हाइट होती है, कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पत्तों के घने जो बोल सकते हैं ना ब्लैक फॉरेस्ट, धुंध काले जंगल जो होते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। इतने घने जंगल होते हैं कि धूप सूर्य के नीचे नहीं पहुंच पाती और इसकी वजह से पूरे जंगल में अंधेरा अंधेरा हो जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे जो परितंत्र होते हैं ये भूमध्य रेखीय होते हैं वन प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलती है, सबसे संपन्न परितंत्रों में इसको शामिल करते हैं। बराबर है? क्यों? क्योंकि देखिए पर्याप्त पानी है, दिन भर धूप पड़ती है, शाम को बारिश होती है, दिन भर धूप पड़ती है, शाम को बारिश होती है। एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 43 से 45 डिग्री होता है। तो यहाँ बारिश रोज होती है, कोई सीजन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता भूमध्य रेखीय प्रदेश में, बीच वाले इलाके में। तो ऐसे में यहाँ पर खूब पानी है, खूब ताप है, तो बेहतर तरीके के जो वन है वो तैयार हुए हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष, मोटी मोटी पत्ती वाले, बड़े बड़े पत्तों वाले वृक्ष हुए हैं, और इनके कारण घने हैं, जिसके कारण जो सूर्य का तापमान है वो नीचे नहीं पहुंचता, तो नीचे भी नमी दलदल बन गई, जिसके कारण यहाँ कई प्रकार के कीड़े, कई प्रकार के जंतु जो होते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले होते हैं, वो यहाँ पनप जाते हैं। तो एक संपन्न परितंत्र अगर हम देखें पृथ्वी पे, सबसे ज्यादा संपन्न परितंत्र देखें तो भूमध्य रेखीय वर्षावन हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि धरातल पे, स्थल पे सबसे बेहतर, सबसे संपन्न परितंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे भूमध्य रेखीय वर्षावन का होता है। इससे बराबर है कि नहीं है? उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वन हमको देखने को मिलेंगे, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हम लोगों को बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं शीत कटिबंधीय वन देखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो जो शीत कटिबंध का प्रदेश है, यहाँ पर
तापमान नहीं होता, इसलिए टैगा वनस्पति यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलती है। घास परितंत्र की बात करें दोस्तों, तो ये जो उपोष्ण वाला इलाका होता है, जहां पर ज्यादा वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती है, जहां पर ज्यादा विकास की संभावनाएं नहीं है वर्षा कम होने के कारण, वहां पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं हो सकते, वहां पर घास भूमि विकसित हो जाती है। और ये घास भूमि भी दो प्रकार की होती है, एक घास भूमि होती है जो शीतोष्ण प्रकार की होती है, और एक घास भूमि जो होती है जो उष्ण प्रकार की होती है। जो गर्म प्रदेशों में होगी वो उष्ण घास भूमि, जो शीतोष्ण प्रदेश में होगी वो शीतोष्ण घास भूमि। ये घास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त वृक्ष की प्रजातियों को उगने के, पनपने के, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो वातावरण नहीं मिल पाता, उतना पानी नहीं मिल पाता, उतना तापमान नहीं मिल पाता, इसलिए वो पूरी तरीके से बड़े बड़े वृक्ष के तौर पर नहीं पनपे हैं, बल्कि छोटी छोटी सी घास भूमि के तौर पर पनपे हैं। दो प्रकार के प्रदेश हैं इसमें। अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में वेनेजुएला, कोलंबिया का लानोस, पार्कलैंड अफ्रीका में, सवाना जो है, पटाना जो है वो श्रीलंका में, सवाना जो है अफ्रीका में, और कंपो जो है ब्राजील में मिलता है। ये प्रमुख घास भूमियां हैं उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। अब यहां से आपको परीक्षा में क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन से घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय, तो ये नाम और ये क्षेत्र के नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है और हर परीक्षा में। वैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हम देखें तो स्टेपी यूरोप में होता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका और कनाडा में होता है, पुस्तेज जो होता है वो हंगरी में होता है, कैटरबरी के मैदान न्यूजीलैंड में होते हैं, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में होता है, वेल्ड अफ्रीका की शीतोष्ण घास भूमि होती है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और घास भूमि इसलिए विकसित हो रही है क्योंकि वन परितंत्र के विकसित होने के पर्याप्त माहौल यहाँ नहीं है, इसलिए। और ऐसे परितंत्र में आपको क्या दिख रहा है, ये घास भूमि है। अच्छा, घास भूमि है तो यहाँ पर चौपाए आपको पर्याप्त दिखेंगे, जैसे कि जेब्रा ले लीजिए या फिर यॉर्क ले लीजिए, ऐसे कई सारे भैंसे, जंगली भैंसे, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी। और इनके लिए यहाँ पर आपको शेर, चीता, बाघ जैसे जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जैव विविधता बदल जाती है, किसकी वजह से, तापमान के कारण, स्थिति के कारण। ठीक है। वैसे ही आप देखिए मरुस्थलीय परितंत्र होता है। अब यह सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मरुस्थल है क्या। जब आपसे पूछा जाएगा कि मरुस्थल क्या है तो आप जनरली बोल देते हो क्या, रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान आप मरुस्थल का रूप देखते हैं, लेकिन रेगिस्तान ही मरुस्थल होगा ऐसा नहीं है। रेगिस्तान को रेगिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर रेंगने वाले जीव मिलते हैं, वहां पर रेत मिलती है तो उसको रेतिस्तान भी कहा जा सकता है। क्लियर है। लेकिन मरुस्थल का संबंध क्या है, मरुस्थल का मतलब है कि जीवन जहां कठिन हो, जीवन जहां कठिन होगा, जीवन यहाँ बहुत मुश्किल से संभव हो पाएगा, नहीं पनप सकता, पनपेगा तो बहुत ही अल्प पनपेगा, ऐसे प्रदेशों को मरुस्थल कहते हैं, डेडलैंड कहते हैं। और मरुस्थलों की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि कुछ मरुस्थल गर्म है जिनको हम शुष्क मरुस्थल कहते हैं, जैसे कि सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में, अरबिया का मरुस्थल अरब में, कालाहारी का मरुस्थल अफ्रीका में, नामीबिया का मरुस्थल नामीब में, चिन्हुनान का, थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, ये गर्म प्रदेश के मरुस्थल हैं। अब यहाँ पर आपको देखो कि इन परितंत्र के हिसाब से आपको यहाँ जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सांपों की प्रजाति होगा, ऊंट की प्रजाति होगी, उस प्रकार के पूरे जीव, उस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी जो उस क्षेत्र में पनप सकती होगी, क्योंकि पानी नहीं है, रेत का पूरा इलाका, भीषण गर्मी होती है। ऐसे में वहां पर प्रायः आपको बहुत अल्प ही विविधता, जीव, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। पहली बात तो देखने को नहीं मिलते। तो ये मरुस्थल जो है ये निम्न परितंत्र का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। वैसे ठंडे मरुस्थल की बात करें तो आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ध्रुव में पृथ्वी के बर्फ से जमे होते हैं, जीवन का विकास बहुत कम हुआ है। गोबी का मरुस्थल चीन के क्षेत्र में है, लद्दाख का मरुस्थल भारत में है, पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये सभी के सभी ठंडे मरुस्थल के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर जीवन बहुत कठिन है, बहुत कम जीव आपको यहाँ देखने को जनरली मिलते हैं। अगर हम आर्कटिक पे जाएंगे तो ध्रुवीय भालू, पोलर बियर आपको देखने को मिलेगा, और अंटार्कटिक पे जाएंगे तो आपको पेंगुइन जैसे जीव देखने को मिलेंगे। बस इसके अलावा ज्यादा आपको जीव देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां यहाँ नहीं है जिसमें जीवन तैयार हो सके। तटीय मरुस्थल की भी बात होती है जो समुद्र तट के पास में होते हैं, जैसे अटाकामा का चिली में है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये समुद्र के तट से लगे हुए मरुस्थल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मरुस्थल धरातल का वो इलाका है जहां का परितंत्र बहुत निम्न होता है, जीवों का विकास पर्याप्त हमें यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को जो परितंत्र देखने को मिलते हैं वो जलीय परितंत्र होते हैं। दोस्तों जलीय परितंत्र की बात करेंगे तो स्वच्छ जल में और खारे जल में और संक्रमणकालीन परितंत्र हमको देखने को मिलेगा। अब मैं अगर स्वच्छ जल की बात करूंगा तो स्थिर और रुका हुआ जल हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं तालाब और झील, ये तालाब और झील जो होती है वो स्वच्छ जल है, मीठा पानी होता है यहाँ का अधिकतर, और ये रुका हुआ पानी है।
अब रुका हुआ पानी का जो परितंत्र होता है वो अलग होता है। अगर हम झील या तालाब की बात करें, इसको हम अलग अलग लेयर में बांट सकते हैं। जैसे ये तालाब या झील है, इसका ये ऊपर लेवल हो गया, ये मध्य लेवल हो गया, ये निम्न लेवल हो गया। अब क्या होगा कि जो ऊपरी लेवल होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है, पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है जीवों के लिए। इसलिए वनस्पति की बात कर लें या समुद्री जीवों की बात कर लें, मतलब जलीय जीवों की बात कर लें, वो तालाब के इस ऊपरी स्तर पर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, मछली हो या अन्य जीव हो। मध्य स्तर पर जाते हैं, ये मध्य स्तर होता है, ये हो गया ऊपरी सतह, ये हो गया इसका मध्य स्तर। अब ऊपरी सतह पर तो सूर्य का प्रकाश काफी है, इसलिए जीव सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं। मध्य स्तर पर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश होता है लेकिन कम होता है, उत्पादकता घट जाती है। यहाँ पर आपको परितंत्र की स्थिति थोड़ी कमजोर देखने को मिलेगी। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जमीन का टेम्परेचर होता है, पृथ्वी का जो है, वो यहाँ पर टेम्परेचर का काम कर रहा है, ऊपर का ताप तो यहाँ पहुंच नहीं रहा है, तो यहाँ पर और कम जीव आपको देखने को मिलते हैं। कवक ववक जैसे जीव आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखें झील का तापमान और तालाब का तापमान, तो ये तालाब का और झील का जो तापमान है, इसमें मौसम के हिसाब से आपको बदलाव देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में, तो हो सकता है कि ये ऊपर का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, लेकिन नीचे का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वहीं अगर हम ठंड के मौसम में बात करें, तो हो सकता है कि सतह का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री हो जाए, लेकिन चूंकि भूमि की यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जन का काम होता है, इस वजह से 4 डिग्री के नीचे कभी भी इसकी स्थल का तापमान नहीं जाता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि झील या सतह जो है, तल जो है तालाब का, उसका तापमान कितने डिग्री से नीचे कभी नहीं होता। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे कभी उसका तापमान आपको नहीं जाता दिखेगा, वो 4 पर बना रहता है। जबकि ऊपरी सतह का जो तापमान है उसमें कोई सोर्स नहीं होने के कारण जब ठंड का मौसम आता है तो वो 0 डिग्री तक जा सकता है। इसलिए प्राय आपने देखा होगा कई सारी झीलें ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर से तो वो जम चुकी है बर्फ से, लेकिन नीचे उनका पानी बना होता है। उसका कारण यही है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका परितंत्र है? ये जलीय परितंत्र स्थिर। और वहीं अगर हम बहते हुए जल के परितंत्र की बात करें तो नदी और झरने ये बहते हुए जल के परितंत्र है, मीठे हैं। लेकिन अब यहां देखिए कि अगर हम यहां पर जीवों की बात करेंगे तो नदी का जहां उद्गम हुआ है और जहां अंत हुआ है, उन दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए झील और झरने का नदी जो है उसका उद्गम यहां से है और अंत यहां है, तो यहां पर क्या करेगा, बहुत सारा अवसाद का जमाव आपको देखने को मिलेगा, बाधा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां अगर डेल्टा बन गया या एस्चुरी बन गई तो यहां जीवों का पनपना हो सकता है, वरना यहां पर क्या होगा कि जो खाद्य है जीवों के लिए वो बहुत कम हो जाएगा। जबकि मुहाने का जो तापमान है वो कम होता है और भोजन भी यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए यहाँ की तुलना में आपको यहाँ पर ज्यादा जीव देखने को मिलते हैं। लेकिन जब डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा जो होता है वो एक बोल सकते हैं कि संक्रमणकालीन जो परितंत्र होता है वो बना देता है। इसमें आपको एस्चुरी और डेल्टा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट और प्रवाल भित्ति जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है जो जीवों के लिए एक आदर्श स्थिति स्थापित करती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे। ये संक्रमण क्यों बोला जाता है? एक तरफ यहाँ पर नदियों का मीठा पानी है, दूसरा यहाँ पर सागर का खारा पानी है, तो इस संक्रमण वाले क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति और जीव ही रह सकते हैं। लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर है। अगर हम हमारे देश में देखें तो हमको ये पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में आप बात करेंगे कि कुछ उड़ीसा के तटीय प्रदेशों में देखेंगे, या भारत के पश्चिमी प्रदेशों में देखेंगे, या हम बात करें अंडमान निकोबार पे, यहाँ पर हमको ये व्यवस्था देखने को मिल रही है। लेकिन मैंग्रोव के लिए सुंदरवन का डेल्टा सबसे ज्यादा फेमस है और पारिस्थितिकी की दृष्टि से वो बहुत एक बोल सकते हैं कि संपन्न प्रदेश माना जाता है। वहां अलग अलग प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे, जैव विविधता वहां ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये परितंत्र जीवों के लिए एक आदर्श परितंत्र का एग्जाम्पल होता है। इसी के साथ साथ सागरीय परितंत्र की बात करें तो 35% या उससे ज्यादा लवणता वाले क्षेत्रों को हम समुद्री परितंत्र में शामिल करते हैं। और ये आप याद रखिएगा कि इस पृथ्वी पर परितंत्र का या जैव विविधता का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो व्यवस्था है, वो आपको सागरीय परितंत्र देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये जलीय परितंत्र की हम लोगों ने व्यवस्था देखी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें आर्द्र भूमि परितंत्र। 6 मीटर की गहराई तक की व्यवस्थाएं, जो मूल रूप से जल से भरा हुआ क्षेत्र होता है, कभी सूखता नहीं है, ऐसे प्रदेशों को हम लोग आर्द्र भूमि के तौर पर लेते हैं। आर्द्र भूमि जो है वो एक ऐसा प्रदेश होता है जहां पर जीवों के उत्पत्ति के लिए, पौधों की उत्पत्ति के लिए नमी पर्याप्त होती है, एक आदर्श वातावरण उसके लिए पनपता दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये जो परितंत्र है ये जीवों के लिए एक आदर्श स्थिति है, संपन्न परितंत्र का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर कई सारे जीव रह सकते हैं। तो ये आर्द्र भूमि के स्थल होते हैं, जैसे कि कोई तालाब है,
कोई झील है, वो एक आर्द्र भूमि के तौर पर हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्याप्त जल के स्रोत हैं और जीवों के रहने का एक पूरा डेवलपमेंट हो जाता है वहां पर। तो ये परितंत्र आर्द्र भूमि का है। हमारे देश में इसके लिए रामसर अधिवेशन के बाद हम देखें तो जैसे ही आजादी के 75 साल का अवसर आया तो हमारे देश में आर्द्र भूमियों की संख्या भी 75 कर दी गई है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में यशवंत सागर और सिरपुर है, भोपाल का भोज का तालाब और शिवपुरी में जो सांख्य सागर है, ये 4 प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं मध्य प्रदेश की। आप लोगों को ध्यान रखना, पूरे भारत में 75 है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आर्द्र भूमियों के लिए 2 फरवरी को 1971 में ईरान में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रामसर एक शहर है, ईरान के रामसर में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसके माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण के लिए, परितंत्र को संरक्षण के लिए, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। तब से 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में विभिन्न देशों में जो परितंत्र विकसित है, आर्द्र भूमि स्थल है, उनको संरक्षित भी किया जा रहा है। भारत में ऐसे 75 स्थल हैं और मध्य प्रदेश में 4 है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो आपको दिखेगा ज्वारनदमुख का परितंत्र। ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी। भारत में जो पश्चिम का तट है, वहां जो भी नदियां बहती है वहां पर मुख्य रूप से आपको एस्चुरी का निर्माण होते दिखाई पड़ता है और पूर्वी तट की तरफ डेल्टा दिखाई पड़ता है। क्लियर है? एस्चुरी क्या है? तो एस्चुरी एक संक्रमणशील क्षेत्र है जहां पर समुद्र का और नदियों का पानी आपस में मिलता है, खारा जल और मीठा। ये जीवों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श स्थिति बनाते हैं। तो परितंत्र की दृष्टि से हम देखें तो ज्वारनदमुख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इनका संरक्षण भी किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे मैंग्रोव परितंत्र की मैंने बात की कि हमारे यहाँ पर सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहां पर मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। जो मैंग्रोव वनस्पति है इसके बारे में हम आगे से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैंग्रोव वनस्पति को हम जैव विविधता में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। मैंग्रोव वनस्पति खारे जल और मीठे जल के जो संक्रमण क्षेत्र होता है, समुद्र और नदियों का मिलन स्थल, वहां पर पनपने वाली एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पनपती है और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध होती है क्योंकि जीवों को रहने की आदर्श स्थिति ये बनाती है। भारत में सुंदरवन का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, ये एक संपन्न मैंग्रोव क्षेत्र, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उच्च जैव विविधता यहाँ पर मिलती है। वैसे प्रवाल भित्ति, प्रवाल एक बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पर, चूने के तौर पर अपना अवसाद निकालते हैं। तो इन प्रवाल नामक जीवों के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन किया जाता है, उसके जमाव से एक संरचना बनती है और संरचना को प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये प्रवाल भित्ति जो है एक विशेष प्रकार के परितंत्र का निर्माण करती है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों के रहने की आदर्श स्थिति बन जाती है दोस्तों। तो जब आप परितंत्र की बात करते हैं तो प्रवाल भित्ति एक बेहतर परितंत्र का उदाहरण है जहां पर आपको अनेक प्रकार के जीव दिखाई पड़ेंगे। जब हम जैव विविधता वाले अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो वहां प्रवाल भित्तियों पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैविक समुदाय जो है, अलग अलग प्रकार के जीव आपको इस समय पृथ्वी पर दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग परितंत्र में देखने को मिलेंगे। ये जीव जो होते हैं ये ऐसे ही नहीं रहते, कभी भी ये संभव नहीं है कि किसी भी जगह पर कोई जीव रहे वो एक दूसरे पर किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी या निर्भरता ना रहे। जब किसी परितंत्र में किसी जगह पर कोई जीव रह रहा है तो सीधे तौर पर वो किसी ना किसी पर निर्भर जरूर है या उस पर कोई निर्भर है। तो ये एक आपसी अंतर क्रिया हम लोगों को देखने को मिलती है परितंत्र में। तो परितंत्र में विभिन्न जीवों के बीच में जो आपसी क्रियाएं होती हैं उनको हम विभिन्न जैविक समुदाय के बीच अंतर क्रिया के तौर पर देखते हैं। ये अंतर क्रियाएं जो होती है वो 2 प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलती है। एक अंतः क्रिया के तौर पर, अंतः क्रिया मतलब एक ही समुदाय के जीवों के बीच में जो संबंध बनेगा उसको हम अंतः जातीय संबंध कहते हैं। एक ही समुदाय के बीच में, एक प्रजाति के जीव हैं उनके बीच में आपसी संबंध। जबकि अंतर जातीय व्यवस्था को हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रजाति के बीच में हम जब संबंधों की बात करते हैं तो वो अंतर जातीय होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम देखें ये हम लोगों को 2 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं अंतर क्रियाएं, एक सकारात्मक अंतर क्रिया और एक नकारात्मक अंतर क्रिया। मतलब ये सकारात्मक अंतर क्रिया का मतलब होता है कि 2 जीव जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर भी है, एक दूसरे के साथ भी है, लेकिन कभी भी एक जीव की क्रिया का नुकसान दूसरे जीव पर नहीं होता। या तो उसको फायदा होगा या फिर फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार की जो अंतर क्रियाएं होती है वो सकारात्मक अंतर क्रिया होती है। और दूसरी अंतर क्रिया होती है नकारात्मक अंतर क्रिया। नकारात्मक अंतर क्रिया का मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है और अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो इस प्रकार का नकारात्मक अंतर क्रिया होती है।
जब हम सकारात्मक अंतरक्रिया की बात करते हैं तो सहोपकारिता, सहभोजिता, उपनिवेशन, एकत्रीकरण, माइक्रोराइजा, ये पांचों के पांचों सकारात्मक अंतरक्रियाएं हैं जीव समूह के बीच में। मतलब इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत एक जीव को फायदा और दूसरे जीव को नुकसान होता हो। या तो एक को फायदा हो रहा होगा और दूसरे को ना नुकसान ना फायदा होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा दूसरे जीव को। और इसमें जब नकारात्मक की बात करते हैं, परभक्षण, शोषण, प्रतिजीविता, परजीविता, प्रतिस्पर्धा, इसमें एक जीव की प्रजाति को फायदा होता है, दूसरी जीव की प्रजाति को नुकसान देखने को मिलता है, इसलिए ये नकारात्मक परितंत्र, नकारात्मक अंतरक्रियाएं हैं। अब सकारात्मक अंतरक्रिया की हम सबसे पहली बात करें, सहोपकारिता। इसमें क्या होता है, सहोपकारिता में दोनों प्रजाति जो है जीवों के, उनको लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होगा। दोनों प्रजातियों को जब लाभ होता है, दोनों प्रजाति एक दूसरे के बिना नहीं जी सकती, इस प्रक्रिया को हम सहोपकारिता कहते हैं। अगर दो प्रजातियां हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, अगर एक खत्म हो गई तो दूसरी भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार का संबंध जो होता है वो सहोपकारिता होता है। इसमें उदाहरण देखें, राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी फसल जो होती है उनकी जो जड़ है उनकी गिठान में हमको देखने को मिलता है। ये राइजोबियम क्या करता है, ये दलहनी फसलों से अपना पोषण प्राप्त करता है और नाइट्रोजन लेकर उसका स्थिरीकरण करता है मृदा में, जिससे कि दलहनी पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। तो अगर राइजोबियम ना हो दलहनी पौधों में तो दलहनी पौधों का विकास नहीं होगा, और अगर दलहनी पौधे नहीं हुए तो राइजोबियम का विकास नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि सहोपकारिता के संबंधों का एक उदाहरण क्या है, तो राइजोबियम और दलहनी पौधों की व्यवस्था है। राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में मौजूद गिठानों में होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करता है दोस्तों, बराबर है। दूसरा है लाइकेन में शैवाल और कवक। जो लाइकेन है उसमें शैवाल और कवक दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का काम करता है, जिसके कारण कवक जीवित होता है, और कवक जो होता है वो जल के अंदर शैवाल की सुरक्षा करने का काम करता है। मतलब अगर शैवाल नहीं रहा तो कवक खत्म, और कवक नहीं रहा तो शैवाल खत्म। ऐसी कंडीशन जो होती है वो सहोपकारिता का संबंध है। परागन की प्रक्रिया जो होती है फूलों में, वो एक सहोपकारिता का उदाहरण है। ऐसा ही कोलीफॉर्म एक जीवाणु है जो जंतुओं की आंतों में आपको देखने को मिलेगा। ये जो जीवाणु है ये विटामिन बी का स्त्राव करता है, जिसकी वजह से जंतुओं का पोषण होता है और आंतों में इस जीवाणु का पोषण होता है। तो दोनों के लिए क्या है, ये जरूरी होता है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपको सहोपकारिता के देखने को मिलते हैं, जो सकारात्मक अंतरक्रिया है परितंत्र के अंतर्गत। वहीं सहभोजिता की बात करें तो इसमें एक जाति को लाभ होगा और एक जाति को ना लाभ होगा ना हानि होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी खेत के किनारे या गांव में तालाब के किनारे किसी गाय को या भैंस को चरते हुए देखा होगा। अब गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो या कोई भी ऐसा जीव जो चार पैरों वाला है और वो शाकाहारी है, जब वो चर रहा होता है तो उसकी पीठ पर एक बगुला बैठकर उसकी पीठ पर कीड़ों को खा रहा होता है। अब इससे गाय को कोई फायदा नहीं है, लेकिन बगुले को जरूर मजा आ रहा है क्योंकि उसका पेट भरा रहा है। तो इस प्रकार का संबंध जो है वो सहभोजिता का संबंध होता है दोस्तों। इसी प्रकार से उपनिवेशन की क्रिया देखने को मिलती है। उपनिवेशन का मतलब होता है कि कॉलोनी के तौर पर समूह बनाकर रहने की व्यवस्था। आपने मधुमक्खियों को देखा होगा कि मधुमक्खी कभी अकेली नहीं रहती, वो समूह में रहती है। एक तो ये होता है कि उसको शहद का निर्माण करना होता है, तो फूलों के रस से जब मधुमक्खी शहद बनाती है तो उनको तापमान का एक अनुकूलन करना होता है, इसलिए वो एक समूह में रहकर वो काम कर पाती है। और जब समूह में रहती है तो वो क्या करती है कि दुश्मनों से अपनी रक्षा भी कर पाती है। तो दोनों तरीके से देखें तो मधुमक्खी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें प्रजाति समूह बनाकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। एकत्रीकरण का मतलब एक सामाजिक संगठन की व्यवस्था से, जैसे हम देखें कीड़े हो, चींटी हो, मक्खी हो, ये एक ग्रुप में चलती है, तो दोनों को इस प्रकार का लाभ होता है, तो एकत्रीकरण है। और माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा क्या है, कवक का पौधों की जड़ के साथ सहजीवन। पौधों की जड़ जो होती है, खासकर बर्च की बात करें, स्पूर जैसे पौधों की बात करें, इनकी जड़ों में कवक होता है, जिसकी वजह से माइक्रोराइजा की व्यवस्था पनपती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या, सकारात्मक। वैसे नकारात्मक की बात करें तो परभक्षण नकारात्मक अंतरक्रिया है। एक जीव, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को पूरी तरीके से मार के खा जाती है, इसको हम बोलते हैं परभक्षण। जैसे शेर बकरी को मार के खा गया तो ये परभक्षण कर रहा है, इससे बकरी तो मर रही है लेकिन शेर को फायदा हो रहा है, नकारात्मक संबंध है क्योंकि एक जीव खत्म हो रहा है। शोषण, एक जीव दूसरे जीव को संकुचित करते जाता है और अपना फायदा करते जा रहा है, दीमक जैसी व्यवस्था इसमें आती है। प्रतिजीविता, एक जाति द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो हैं वो दूसरी जाति को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा किए बिना पहली जाति जीवित नहीं रह सकती। जैसे मैं बोलूं, नीले हरे शैवाल जल में रहते हैं तो जल के अंदर वो जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं,
ये जहरीले पदार्थ जो छोड़ते हैं नीले हरे शैवाल, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको पदार्थ छोड़ना जरूरी है क्योंकि वो उनके शरीर में इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन उनके द्वारा जो जहरीले पदार्थ छोड़े जाते हैं वो जल में जो मछलियां होती है, समुद्री जीव होते हैं, उनके लिए नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक नकारात्मक है। परजीविता और प्रतिस्पर्धा भी नकारात्मक है। परजीविता की बात करें तो दूसरे जीव पर निर्भर रहकर उसका शोषण कर करके अपना जीवन चलाना है, और प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आप प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर बहुत सारे बोल सकते जीव ऐसे हैं जिनका खाना जो होता था वो खत्म हो चुका है, तो अब वो जीव अपने आप को बनाए रखने के लिए आपस में लड़ाई करने लगता है, एक दूसरे को मारकर खत्म करने की प्रतिस्पर्धा वहां हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ अस्तित्व की लड़ाई होती है। तो ऐसी अवस्था में हमको देखने को मिलता है प्रतिस्पर्धा एक नकारात्मक अंतर क्रिया विभिन्न जीवों के बीच में। तो एक बार फिर याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर क्रियाएं कौन कौन सी होती है जीवों के बीच में, तो सकारात्मक और नकारात्मक, ये आप याद रख लीजिएगा। और इसके डिटेल अगर पूछता है तो यहां से भी आपको चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ विशेष बिंदुओं की बात करेंगे, जैसे इकोटोन किसको कहते हैं। दो अलग अलग क्षेत्र समुदाय जब मिलते हैं बीच में, उनकी जो क्रिया बनती है उसको हम इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन क्या है, दो भिन्न क्षेत्र समुदाय के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। सबसे स्थायी परितंत्र कौन सा है, सागरीय परितंत्र। ये क्वेश्चन सीधे पूछता है, ये स्टार लगा लो, एग्जाम में जरूर आता है, ये मोस्ट आईएमपी है। सबसे स्थायी परितंत्र सागर का परितंत्र है। गहन परितंत्र किसको कहते हैं, तो वो ये अर्निनेज ने शब्द प्रयोग किया था। पूछेगा कि परिस्थिति पिरामिड की अवधारणा किसने दी, तो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। ये परिस्थिति पिरामिड ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी घास होगी, अब घास को खाने के लिए उससे कम टिड्डे होंगे, टिड्डों को खाने के लिए उससे कम मेंढक होंगे, मेंढक को खाने के लिए उससे कम सांप होंगे, सांप को खाने के लिए उससे कम चीलबाज या मोर होगी, बराबर है। तो देखिए घास बहुत ज्यादा है इसलिए टिड्डे कम है, अगर टिड्डों की संख्या बढ़ा दी जाए तो पूरी घास खा लेंगे और ये घास खत्म हो जाएगी, इसकी वजह से टिड्डे अपने आप मर जाएंगे। तो ऐसे में ये जो पिरामिड होता है कि निचले स्तर के जीव ज्यादा होंगे, उछले स्तर के जीव कम होंगे, ये पिरामिड की व्यवस्था चार्ल्स एल्टन ने दी थी। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है धरती पर, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है महासागर। सीधा प्रश्न पूछेगा। परितंत्र में सबसे उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है, सर्वाहारी का होता है, ध्यान रखिएगा। पहले होते उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जो तृतीयक है वो सर्वाहारी है, सबसे ऊंचा पोषण स्तर इसी का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। विषाणु और जीवाणु परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक जीव कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, मैग्नीशियम है, जिसके कारण क्लोरोफिल का निर्माण होता है, बराबर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्सर्जित क्या होती है, तो ऑक्सीजन होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए, आईएमपी एग्जाम में आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के आधार पर कितने प्रकार के प्रकाश है, लाल और नीला होता है। प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है विटामिन ए और कैरोटीन, ये भी एग्जाम में पूछता है। वैसे ही पूछेगा कि खाद्य श्रृंखला में एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जब आप जाते हैं तो ऊर्जा का कितना ह्रास होता है, तो 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे पौधे और शाकाहारी और मांसाहारी, तो यहां पर हरे पौधे को शाकाहारी खाएंगे तो 100% ऊर्जा ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन यहां जाएंगे तो कितनी ट्रांसफर होगी, 90%, क्योंकि ये भी यूज कर चुका है अपने कामों को करने के लिए। इसलिए 10% ऊर्जा का ह्रास हमें हर स्तर पर देखने को मिलता है, ठीक है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ग्रीनिच ने। और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है इस धरती पर, तो सूर्य है दोस्तों। इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी चीजों को समझा है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल जाए आप वो कर सकते हो, बस ये करिएगा कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।